पर आज अगर अपन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की एक संपूर्ण समझ बनाने की, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसके बारे में अपन समझेंगे कि ये आज प्रचलन में क्यों है। सबसे पहली बात, आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नई परियोजना का शुभारंभ किया हुआ है, स्मार्ट सिटी परियोजना। तो स्मार्ट सिटी परियोजना को अगर अपन इतिहास में देखें और सिंधु घाटी सभ्यता का अपन विस्तृत अध्ययन करें, तो वो उसी परिकल्पना की प्रतिपूर्ति लगती है जो अपन आज देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें बनाई जाती थी, आज अपन मार्केट में जाके देखते हैं टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। किंतु अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता में देखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुराने जमाने से एक चीज दिखाई गई है कि यहाँ पे जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, समकोण पर एक दूसरे को सड़कें काटती थी। अब समकोण का अर्थ क्या होता है? समकोण का सीधा सा अर्थ यह है कि जो सड़कें थी वो कुछ ऐसी थी, यहां से सीधा आना और ये समकोण एक चौराहा था, ऐसी थी, कोई भी गली वहां पे ऐसी नहीं थी। जो नगर नियोजन था वो बिल्कुल एकदम इस लाइन में घर है, इस लाइन में घर है, इनके बीच में गली है, यहाँ पे गली है, एकदम समकोण पे काटती थी। यातायात की जो व्यवस्था है वो एकदम सुगम बनाई हुई थी उन्होंने। दूसरा, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में जोड़ें, तो यहाँ पे जो घर थे, उन घरों के जो मुख थे, गेट थे, वो सड़कों पे ना खुल के, मुख्य सड़क पे ना खुल के पीछे वाली गली में खुलते थे। तो क्यों खुलते होंगे? अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने होशियार थे, इतने समझदार थे कि यातायात प्रबंधन के लिए वो सड़क को समकोण जैसा बना सकते थे, तो ये कभी सोचा है कि वो सड़क के जो दरवाजे थे वो सड़क पर क्यों नहीं खोलते थे? तो इस चीज को जब हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि इसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है, ये सिर्फ कारण ही हो सकते हैं क्योंकि उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि घर में बच्चे जो थे वो छोटे छोटे थे, और अगर पुरुष या स्त्री कोई भी बाहर काम करने जाता है तो वो बच्चा रोड पर भी आ सकता है, तो वो बच्चा सड़क पर भी खेलने के लिए आ सकता है। और ऐसे में क्या होता है, आज ही हम देखते हैं कि माता घर में बिजी और बच्चा सड़क पे पहुंच गया और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। तो इसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की, जो घर के जो वो होंगे, वो घर के दरवाजे होंगे, वो कहाँ खुलेंगे? पीछे की तरफ खुलेंगे। दूसरा, हम इसको प्रथम नगर क्यों बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को? एक तो सड़क समकोण हो गई, दूसरे इतने समझदार के दरवाजे पीछे खुल रहे हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि घरों में नालियां होती थी, घर प्रत्येक घर के बाहर नालियां पाई जाती थी, जिससे कि घर का जो गंदा पानी है वो नालियों के होते हुए बाहर निकल जाए। पर नालियां तो आज भी पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी कि वहां पर जो नालियां पाई जाती थी वो ढकी हुई नालियां होती थी, जिससे कि बाहर उनमें मच्छर मक्खी बाहर ना आ सके, और वो नालियां एकदम व्यवस्थित थी। दूसरा दूसरा क्या होता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें जो नालियां थी और जो पीने का पानी था, क्योंकि तब मोटर और ऐसे ट्यूबवेल जैसी कोई संसाधन उपस्थित नहीं थे, तो जो नालियां थी वो हो सकता है उनका जो पानी है वो कहाँ चला जाए? पीने के पानी से मिल जाए। इसके लिए उनने एक उचित व्यवस्था करके रखी थी। जो नालियां थी, जैसे मान लीजिए यहाँ एक तालाब है और ये तालाब प्रत्येक घर को जोड़ता है, तो इन्होंने क्या किया था, जो घर से यहाँ पे जो बहुत सारे घर बने हैं, यहाँ से जो नालियां आई हैं उसकी कोई भी पानी या कोई भी ट्रिब्यूटरी, कोई भी शाखा तालाब के पास होकर नहीं जाएगी। उसके लिए उन्होंने इधर व्यवस्था करके रखी है, जिससे कि गंदा पानी साफ पानी में ना मिल सके और स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो ये जो हड़प्पाकालीन नगर है वही हम आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर नल जल योजना के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है और नालों के द्वारा पानी को शहर से
बाहर भेजा जा रहा है। तो ये हो गया अपना हड़प्पा का नगर नियोजन। किंतु यहाँ पे जो घर बने थे, इन घरों की क्या व्यवस्था थी? इन घरों में आमतौर पर एक स्नानागार होता था। जो स्नानागार का गंदा पानी वही नाली में जाएगा। दूसरा, इन घरों में पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था या तालाबों से आने की सुव्यवस्थित व्यवस्था पाई जाती थी। तीसरा, इन घरों में क्या होता था, जो ये घर बने हुए हैं ये ग्रिड पद्धति से, एकदम ईंटों की इंग्लिश ग्रिड जो पद्धति है उसके द्वारा बने हुए घर थे। ये कोई ऐसे मिट्टी के लेपन से बने हुए घर नहीं थे, ये सुव्यवस्थित बने हुए घर पाए जाते थे। और हड़प्पा का जो नगर नियोजन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है, वो मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ आमतौर पर अधिकतम शहर देखे जाते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दें तो। इनमें क्या होता है, जो पश्चिम है अधिकांश देखा गया है कि उधर दुर्ग का निर्माण मिला है। जैसे यहाँ पे जो बड़े बड़े दुर्ग मिले हैं और वहां पे व्यापारी वर्ग या धनाढ्य वर्ग रहता होगा। दूसरा, पूरब की तरफ छोटे छोटे घर मिले हुए हैं, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो जनता है या अधिकांश जो प्रजा है वो इस तरफ रहती होगी। और शहरों को जंगली जीवों से, जानवरों से बचाने के लिए एक रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी। जो पूरा शहर है वो एक रक्षा प्राचीर के अंदर पाया जाता था। तो ये जो नगर नियोजन है, ये जो व्यवस्था है, ये हड़प्पा कालीन को आज की जो परिस्थिति है उसमें अधिक प्रासंगिक बना सकती है। अगर अपन किसी ऐसे एग्जाम की भी तैयारी करें जहां अपन कोई रिटर्न एग्जाम लिख रहे हैं, तो वहां अपन लिख सकते हैं, अगर वहां हड़प्पा से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो लास्ट में अपन वहां निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता अपने समय की सबसे विकसित सभ्यता तो थी ही, किंतु वर्तमान में अभी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्मार्ट सिटी योजना उसी सभ्यता की एक छाया प्रति सी प्रतीत हो सकती है। यही इसकी प्रासंगिकता और महत्व को दर्शाता है। तो इस मनोदशा से अपन को सारी चीजों को पढ़ना है कि अपन को सिर्फ फैक्ट तो याद रहे ही, अगर अपन को कहीं लिखने को दे दिया जाए तो अपन निष्कर्ष के साथ उसकी पूरी नगर योजना, उसके लोग कैसे थे, वो क्या करते थे, वो सारी चीजों को बता सकें, एक लिख सकें। और पढ़ने का एक जो तरीका है, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, घर में एक शीशा ले लो थोड़ा बड़ा सा, जिसमें एक चेहरा दिख सके तुम्हें तुम्हारा, और हड़प्पा कालीन की जितनी भी चीजें तुम यहां से पढ़ के गए हो उन्हें याद करो और फिर खड़े हो जाओ, यहां डालो नगर नियोजन और सुनाना शुरू कर दो। बताओ, खुद को ही बता दो कि नगर नियोजन क्या होता है। अगर तुम सामने वाले को बता पा रहे हो कि नगर नियोजन क्या होता है, तो तुम नगर नियोजन याद कर लिया तुमने, और उस चीज को तुम्हें जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।